जय हिंद दोस्तों। आप सभी को नववर्ष 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं। ये नया साल आपके जीवन में एक नई रोशनी, नई आशा और सफलता लेकर आए, ऐसी मैं ईश्वर से कामना करता हूं। तो आइए हम सभी एक अच्छे उत्साह और नई ऊर्जा के साथ इस नववर्ष का स्वागत करें। मैं आशा करता हूं कि नया साल 2026 आपको आपके जीवन का एक ऐसा बेस्ट गिफ्ट देकर जाए जिसकी तपस्या आप वर्षों से कर रहे हैं, वर्षों से मेहनत कर रहे हैं जिस चीज़ के लिए, वो इस वर्ष में आपका सपना अवश्य पूरा हो। और एक बात मैं उन लाखों विद्यार्थियों की तरफ से एक शब्द, एक दो चार लाइन आपको बोलना चाहता हूँ। यानी जितने भी मेरे भाई या बहन सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी को लेकर दिन रात मेहनत कर रहे हैं, सरकारी नौकरी केवल एक पद ही नहीं है बल्कि है सेवा, सम्मान और स्थिर भविष्य का एक प्रतीक भी है। क्योंकि सरकारी परीक्षा की तैयारी का जो मार्ग है वो आसान नहीं होता है। असफलताएं बार बार हमारे सामने आती हैं, चयन सूची में नाम नहीं आता, कभी आत्मविश्वास डगमगाता है, लेकिन यही संघर्ष हमें आगे की राह के लिए मजबूत बनाता है। ठीक है, इसलिए साथियों, खुद पर विश्वास रखिए, समय का सही उपयोग कीजिए, नकारात्मक लोगों से और नकारात्मक बातों से दूर रहिए और लक्ष्य पर पूरी तरह से अपनी निष्ठा और नज़र बनाए रखिए। और देखिए, एक दिन आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। जिस चीज़ का आप वर्षों से इंतज़ार कर रहे हैं, बस उसको छोड़ना नहीं है, उसके अपने कदम जो है पीछे नहीं हटाने हैं। दिन रात उसी पर हमें मेहनत करनी है और एक दिन हम सफल ज़रूर होंगे। तो चलिए साथियों, आज मैं लेकर आया हूँ 2 जनवरी की सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल। इसमें आज हम देखेंगे कि दिल्ली पुलिस सेकंड शिफ्ट 2 जनवरी को किस प्रकार के क्वेश्चन जीएस में पूछे गए और क्या उसका पैटर्न रहा। ठीक है, क्या पैटर्न जो दिसंबर में चला था वही जनवरी में भी रहा है या चेंज किया है। ठीक है, तो आज इन सब बातों पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो वन बाय वन हम एक एक करके क्वेश्चन सारे डिस्कस करेंगे। तो आप बने रहिए मेरे साथ। जो भी मेरा भाई आज नया चैनल पर जुड़ा है तो आप चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट भी करिए। तो सबसे पहले आज का क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये पिछली शिफ्ट में भी आया था, मैंने रिपीट इस पर लिख दिया है। 1947 से 1950 तक भारतीय अर्थव्यवस्था में एसएसआई का क्या अर्थ है, यानी एसएसआई का जो है पूर्ण रूप क्या है, ये पूछा है कि जो 1947 1950 तक की जो भारतीय इकोनॉमी है उसमें एसएसआई का मतलब क्या था। एसएसआई का मतलब क्या था, तो इसका जो राइट आंसर था आपके ऑप्शन में वो हो जाएगा लघु उद्योग। ठीक है, लघु उद्योग, लघु उद्योग आपके एक ऑप्शन में था, तो ये इसका राइट आंसर है। और मैं आपको बताता हूँ कि एसएसआई का मतलब क्या है। तो एसएसआई का मतलब होता है, पहले एस से बनेगा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, यूएसटी इंडस्ट्रीज, यानी लघु उद्योग, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन का। दूसरा क्वेश्चन पूछा है, अनुच्छेद 323 ए और अनुच्छेद 323 बी का संबंध किससे है। ये आर्टिकल हमसे पूछा गया, 323 ए और 323 बी का जो है वो किससे संबंध है। तो इसका संबंध हो जाएगा न्यायाधिकरणों से, यानी ट्रिब्यूनल्स। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यायाधिकरण। ठीक है, न्यायाधिकरणों से जो है इसका संबंध था, इंग्लिश में इसको बोलेंगे ट्रिब्यूनल्स। ट्रिब्यूनल्स, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रिब्यूनल्स, यानी न्यायाधिकरण। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था, राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवाद का निपटारा कौन करता है। तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो जो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उससे संबंधित जो भी विवाद होता है उसका निपटारा कौन करता है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये रिपीटेड क्वेश्चन है। और मैं आपको बताना चाहूँगा, जो लेवल जीएस का 18 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट से शुरू हुआ था वही लेवल 2 जनवरी की सेकंड शिफ्ट तक भी जो है मेंटेन है। यानी जीएस में आपका लेवल वही है, उसी तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, ईजी टू मॉडरेट और मॉडरेट टू हार्ड, यानी 3 पैटर्न में जो क्वेश्चन है। यानी अगर मैं बात करूँ तो इनमें से 10 क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो कभी जिसने जीएस नहीं पढ़ी, थोड़ी बहुत पढ़ी है, तो वो भी क्वेश्चन कर लेगा। तो ये है बिल्कुल ईजी। ठीक है, ईजी इसको बोल सकते हैं। और जो 15 क्वेश्चन है वो मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन है। ठीक है, जिसने जीएस पे मेहनत करी है, जो मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन है, थोड़े से मीडियम साइज के, वो क्वेश्चन है मॉडरेट 15 क्वेश्चन। उसके बाद जो क्वेश्चन है 15 यानी 25 क्वेश्चन हो गए। और 25 क्वेश्चन में अगर मैं बात करूँ तो 10 क्वेश्चन ऐसे हैं
जो कि जिनको हम बोल सकते हैं हाई लेवल के, हाई लेवल के, ठीक है। और बाकी करंट के क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये 15 और 10 25 और 25 और 10 35, बाकी जो है 8-9 क्वेश्चन करंट के, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो जीएस का यही लेवल मेंटेन है। और इतना मैं कहना चाहूँगा, जिसने जीएस ठीक ठाक अपना मेहनत करी है, ठीक से पढ़ी है, तो 50 क्वेश्चन में से बड़े आराम से उसने 30 क्वेश्चन निकाल लिए होंगे बच्चे ने। तो 30 एक बेहतरीन स्कोर है जीएस में। जिसने भी 30 क्वेश्चन कर लिए हैं और मैथ रीजनिंग उनका सही चला गया है, तो वो अपनी दौड़ की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। जिसके भी क्वेश्चन 60 प्लस में हैं, यानी 62 से लेकर 65 के बीच में आ रहे हैं नंबर, और वो जनरल कैटेगरी से है, तो भाई आप अपनी दौड़ की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। किसी की मत सुनिए, नेगेटिव बातों से दूर रहिए, नेगेटिव लोगों से दूर रहिए। आप एनालिसिस ही मत देखिए, आप जो है कट ऑफ ही मत देखिए, ठीक है। तो आप अपना जो है तैयारी शुरू कर दीजिए रनिंग की। उसके बाद अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। शास्त्रीय नृत्य का संबंध किस राज्य से है? रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ, बहुत बार इस दिल्ली पुलिस परीक्षा में क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। जो शास्त्रीय नृत्य है वो असम राज्य का है, ठीक है। असम राज्य का है शास्त्रीय, और इसके जो संस्थापक है श्रीमंता, श्रीमंता जो थे इसके संस्थापक है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की। आगे क्वेश्चन पूछा गया कौन सा संवैधानिक निकाय है? कौन सा संवैधानिक निकाय है? तो ऑप्शन में 3 ऐसे थे जो संवैधानिक निकाय नहीं थे, और एक ऐसा था जो संवैधानिक निकाय है। तो इसका राइट आंसर वहाँ हो जाएगा निर्वाचन आयोग, ठीक है जी। निर्वाचन आयोग इसका राइट आंसर था, जो आपके ऑप्शन में भी दे रखा था, निर्वाचन आयोग। बाकी हमारे 3 ऐसे थे जो संवैधानिक निकाय नहीं थे। इनमें से निर्वाचन आयोग जो है एक संवैधानिक निकाय है, जो कि आर्टिकल 324 के तहत आता है संविधान में। आगे बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम मतलब इसका लेवल ठीक ठाक मान सकते हैं, ठीक है। लेवल वाला क्वेश्चन है, लेवल वाला क्वेश्चन, ठीक है। ज़्यादातर बच्चों ने इसको गया तो गलत किया, स्किप किया होगा। राजपूत और मुगल स्थापत्य शैली जो भारतीय वास्तुकला की एक विशिष्ट विशेषता है, जिसमें बाहर निकली हुई अलंकृत बालकनी क्या होती थी, ठीक है। जो बाहर की तरफ बालकनी निकली हुई होती थी, जिसको जो डिजाइनदार बनाया गया था, तो वो क्या कहलाई? राजपूत काल में और मुगल स्थापत्य काल में, तो इसको ये कहलाई झरोखा, झरोखा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा झरोखा। और झरोखा दर्शन की शुरुआत किसने की थी? अकबर ने, ठीक है। अकबर ने जो है झरोखा दर्शन की शुरुआत की थी, और इसको समाप्त किसने किया था? झरोखा दर्शन को समाप्त किया था भी औरंगजेब ने, ठीक है। अगर मैं बात करूं समाप्त की, समाप्त झरोखा दर्शन को किसने किया था? औरंगजेब ने, औरंगजेब। औरंगजेब से भी क्वेश्चन आया था कि जजिया कर दोबारा से किस मुगल शासक ने शुरू कर दिया था, तो ये क्वेश्चन भी आगे है। आगे बात कर लेते हैं हम राजतरंगिणी के लेखक। जो राजतरंगिणी है उसके लेखक कौन है? तो राजतरंगिणी के लेखक जो है वो कल्हन, कल्हन राजतरंगिणी के लेखक हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कल्हन। नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे बात करते हैं हम। अगला हमारा क्वेश्चन है, और ये जो राजतरंगिणी है ये इसकी भाषा है संस्कृत, ठीक है। भाषा की अगर मैं बात करता हूँ तो भाषा बात कर लेते हैं, संस्कृत इसकी भाषा है। और इसमें क्या है, जो कश्मीर के राजा थे उनका जो है वर्णन किया गया है। कौन क्वाड का सदस्य नहीं है? क्वाड, QUAID, ठीक है। कौन क्वाड का सदस्य नहीं है, ये पूछा गया था। तो क्वाड के सदस्य नहीं हैं, तो ऑप्शन में था दक्षिण कोरिया एक, ठीक है। तो ऑप्शन के हिसाब से जो दक्षिण कोरिया है वो क्वाड का सदस्य नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण कोरिया, ठीक है। दक्षिण कोरिया। वैसे क्वाड सदस्यों की अगर मैं बात करूं तो क्वाड सदस्यों में भारत, उसके बाद जापान, क्वाड का सदस्य है जापान। नेक्स्ट आगे बात कर लेते हैं हम, इधर लिख देते हैं जापान के बाद ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया और USA, ठीक है। ये क्वाड के संस्थापक सदस्य हैं, ठीक है, जिनमें दक्षिण कोरिया था राइट आंसर। दक्षिण कोरिया क्वाड का सदस्य नहीं है। आगे बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछा गया है, जो 10 डिग्री चैनल है किसको अलग करता है? जो 10 डिग्री चैनल है ये किसको अलग करता है, ठीक है। जो 10 डिग्री चैनल है इसका राइट आंसर है अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को ये अलग करता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंडमान, अंडमान द्वीप समूह, अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह, निकोबार द्वीप समूह, इनको ये अलग करता है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये वाला। क्वेश्चन देख के आपको लग रहा होगा क्या लेबल है आपके हिसाब से? देखो लेबल डिपेंड करता है स्टूडेंट के हिसाब से। अगर आपने सारी चीज़ें पढ़ रखी हैं तो आपको लेवल लगेगा बहुत ईजी जो है जीएस के क्वेश्चन आ रहे हैं। लेकिन अगर आपने चीज़ें नहीं पढ़ी है तो यही लेवल उस बच्चे के लिए ऐसा हो जाएगा, वो कहेगा पता नहीं कहाँ से ही क्वेश्चन आ रहे हैं, बड़ा टफ पेपर आ रहा है, ठीक है। तो लेवल डिपेंड करता है आपने कितनी स्टडी करी है, आपको कितनी चीज़ें याद हैं इस चीज़ पर, ठीक है। तो आगे बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, योजना अवकाश 1966 से जो 1966 से 69 तक चला, इसका जो है उद्देश्य क्या था, ठीक है, सॉरी कारण क्या था? योजना अवकाश का कारण क्या था? तो योजना अवकाश का जो कारण था वो तीसरी जो पंचवर्षीय योजना थी उसकी असफलता, ठीक है।
तीसरी पंचवर्षीय, ठीक है जी, तीसरी पंचवर्षीय योजना की असफलता, असफलता, ठीक है। और इसका दूसरा कारण था, देखो ये डेट है 1966, ठीक है, और 1969, तो 1966 से 1969 तक ये चला था। तो इसका हमने इससे पहले 1962 में चाइना के साथ वॉर किया, उसके बाद 1965 में पाकिस्तान के साथ वॉर किया। तो दो दो वॉर हमने जो है बहुत ही जल्दी जल्दी अंतराल पर किए। तो इस कारण जो तीसरी पंचवर्षीय योजना चल रही थी, तो उस समय जो चल रहा था हमारा पाकिस्तान से जो है युद्ध हुआ था 1965 में। तो क्या हुआ कि ये तीसरी पंचवर्षीय योजना पूरी तरह से सफल नहीं हुई, बहुत सारा भारत का नुकसान हुआ, जिसके कारण जो है 1966 से क्या किया भारत सरकार ने, जो है एक योजना अवकाश ले लिया, ठीक है। ये पंचवर्षीय योजना थी, बीच में बंद कर दी, एक अवकाश ले लिया, जिसका मुख्य कारण यही था कि आगे की पंचवर्षीय योजनाओं के लिए क्या रूपरेखा होनी चाहिए और किस तरह से चीज़ें जो लागू की जाए और जो लक्ष्य हैं उनको कैसे प्राप्त किया जाए। तो ये किसका मुख्य कारण था। तो 66 से लेकर 69 तक जो है एक एक वर्ष के 3 प्लान जो है बनाए गए, ठीक है, जिसमें ये देखा गया कि जो है आगे की जो रूपरेखा है, देश को आगे किस तरह से चलाना है, किस तरह से हमें जो है पॉलिसीज़ बनानी है, ताकि जो देश है, जो देश की इकोनॉमी है वो पटरी पे आ जाए, ठीक है। तो इसकी जो अवकाश का कारण क्या था, तीसरी पंचवर्षीय योजना की असफलता एंड पाकिस्तान और चाइना से युद्ध, ये इसका जो है मुख्य कारण था। आगे बात कर लेते हैं हम अगले क्वेश्चन की। मौलिक कर्तव्य किस प्रधानमंत्री के काल में जोड़े गए। जो मौलिक कर्तव्य थे, फंडामेंटल ड्यूटीज, अगर मैं बात करूं फंडामेंटल ड्यूटीज की, तो किस प्रधानमंत्री काल में जोड़े गए। तो ये प्रधानमंत्री थी हमारी इंदिरा गांधी, ठीक है जी, इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी के शासनकाल में हमारे जो है फंडामेंटल ड्यूटी जोड़े गए। तो अगर मैं बात करता हूँ फंडामेंटल ड्यूटी की, तो ये जोड़े गए थे 42वां संशोधन संविधान में हुआ था, 42वां संशोधन 1976, ठीक है। 1976 में वर्ष भी पूछा जा सकता है किसी की शिफ्ट में, या संशोधन भी पूछ लेगा, ठीक है। तो 42वां संशोधन 1976 में हुआ था। इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थी, और इनकी जो सिफारिश किसने की थी, फंडामेंटल जो ड्यूटी थी, सिफारिश की अगर मैं बात करूं तो सिफारिश की थी सरदार स्वर्ण सिंह ने, ठीक है। इनकी सिफारिश की थी सरदार स्वर्ण सिंह ने, उन्होंने सिफारिश की थी। तो उनके कहने पर जो है हमारे मौलिक कर्तव्य संविधान में जोड़ गए। वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं, ठीक है, वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। लेकिन इस कमेटी ने 8 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ने की सिफारिश की थी। लेकिन क्या हुआ, कांग्रेस सरकार ने 8 की जगह 10 मौलिक कर्तव्य संविधान में शामिल किए थे उस समय। और जो 11वां मौलिक कर्तव्य है वो बाद में जोड़ा गया था, ठीक है। 11वां मौलिक कर्तव्य संविधान में बाद में जोड़ा गया। 86वां संविधान संशोधन हुआ था, उसके दौरान वो वर्ष 2002 में 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। नेक्स्ट आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 3000 मीटर स्टीपल चेज दौड़ में कुल कितनी जल बाधाएं पार करनी पड़ती हैं, ठीक है। जो जल बाधाएं होती है हमारी, ठीक है, इसमें जलकूद जिसको बोला जाता है, तो इसमें था 7, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 जो है जलकूद वो पार करनी पड़ती हैं, 7 जलकूद, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 7। ये क्वेश्चन अच्छे खासे लेवल का है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, ठीक है, जल्दी ही पिछली शिफ्ट में पूछा गया था। जब सरकार का राजस्व आय से अधिक हो तो क्या कहलाता है। जब खर्चा सरकार की आय से ज़्यादा हो जाए, खर्चा ज़्यादा हो जाए और आय कम हो, तो वो कहलाता है जी राजकोषीय घाटा, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा राजकोषीय घाटा, इसका राइट आंसर हो जाएगा राजकोषीय घाटा। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला हमारा क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने जजिया दोबारा शुरू किया था। किस मुगल शासक ने जजिया कर दोबारा शुरू कर दिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा औरंगजेब। औरंगजेब जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। औरंगजेब ने 1679 में जो जजिया कर है वो दोबारा शुरू कर दिया था। अच्छा, जजिया समाप्त किसने किया था। अगर मैं बात करूं जजिया की, जजिया समाप्त, ठीक है, 1564 में किसने किया था, अकबर ने जजिया को जो है समाप्त कर दिया था। लेकिन औरंगजेब ने क्या किया, जब औरंगजेब सत्ता में आया तो 1679 में इसने जजिया को दोबारा से शुरू कर दिया। और जजिया कर भारत में सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था 712 ईस्वी में। कहाँ लगाया था, सिंध पर, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, सबसे पहले जजिया कर किसने लगाया, मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम ने जजिया कर सबसे पहले भारत में लगाया 712 ईस्वी में, ठीक है। इसको ध्यान रखेंगे। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ईमेल स्पूफिंग क्या है। जो ईमेल स्पूफिंग है ये क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक साइबर हमला, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है साइबर हमला। तो ये कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन है, कंप्यूटर के क्वेश्चन भी इसी में शामिल कर लिए मैंने। तो साइबर हमला जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं आगे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्तमान दिनांक और समय यानी करंट डेट एंड टाइम देखने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाउ फंक्शन की का, ठीक है।
तो किसका, नाव फंक्शन की का जो है उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं आगे, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें क्वेश्चन में पूछा गया, बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में घर के बाहर झंडा यानी गुड़ी फहराकर महाराष्ट्र में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुड़ी पड़वा। ठीक है, गुड़ी पड़वा। तो गुड़ी पड़वा त्यौहार जो है महाराष्ट्र में मनाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के अध्यक्ष बनने से पहले अरुण कुमार मिश्रा किसमें न्यायाधीश के रूप में कार्यरत थे? यानी अध्यक्ष बनने से पहले जो अरुण कुमार मिश्रा थे वो किस न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में कार्यरत थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है जी, इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का पहला अफगान वंश कौन सा था? दिल्ली सल्तनत से क्वेश्चन है, तो इसका पहला अफगान वंश कौन सा था? तो इसका पहला अफगान वंश हो जाएगा लोधी वंश। लोधी वंश पहला अफगान वंश था। ठीक है, बहलोल लोधी इसका संस्थापक था। और इसकी अगर मैं बात करता हूँ तो ये लोधी वंश का जो समय था 1414 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक जो है लोधी वंश का कार्यकाल था। ठीक है, इसका शासन चला था और बहलोल लोधी ने लोधी वंश की जो थी स्थापना की थी। लोधी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी का जो है बाबर के साथ पानीपत का पहला युद्ध हुआ जिसमें जो है इब्राहिम लोधी की मृत्यु हो गई थी और इब्राहिम लोधी रणभूमि में मारा गया सल्तनत का पहला शासक था। अगला क्वेश्चन फिर से कंप्यूटर से है, फॉन्ट को तिरछा और आकर्षक करने के लिए क्या उपयोग करते हैं? जो फॉन्ट होता है हमारा उसको तिरछा और आकर्षक बनाने के लिए किसका उपयोग करते हैं, कौन से फंक्शन का उपयोग करते हैं? तो इसको बोलते हैं इटैलिक। इटैलिक, ठीक, बना होता है ना आई इस तरह से तिरछा आई। तो आपने देखा होगा कंप्यूटर की स्क्रीन पे होम पेज पे, तो बी और अंडरलाइन और इस तरह से आई बना होता है। ठीक है, 3 ऑप्शन होते हैं। तो इससे बी से क्या होता है बोल्ड, यू से अंडरलाइन नीचे हमारी रेखा बन जाती है और आई से इटैलिक यानी तिरछे हो जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इटैलिक। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, 2025 की रिपोर्ट के अनुसार मानव सूचकांक HDI में कौन देश शीर्ष पर रहा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आइसलैंड। ठीक है, आइसलैंड। आइसलैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिसने भी आइसलैंड लगाया है तो उसका 1 नंबर पक्का। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आइसलैंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, बच्चों में होने वाली हड्डियों की बीमारी जिसमें हड्डियां नरम और कमजोर होकर मुड़ जाती हैं, तो ये विटामिन पूछा था, किस विटामिन की कमी से ये बीमारी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन डी। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से जो है बच्चों की हड्डियां कमजोर हो जाती है और नरम हो जाती हैं। ठीक है, और मुड़ जाती है, जिसको रिकेट्स रोग बोला जाता है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता IPC की जगह किस नए कानून ने ले ली है? जो भारतीय दंड संहिता IPC है उसकी जगह किस नए कानून ने ली है? तो इसकी जगह ली भारतीय न्याय संहिता यानी BNS ने। ठीक है, BNS, तो भारतीय न्याय संहिता, भारतीय न्याय संहिता ने जो है इसकी जगह ली है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 1953 में लंदन में हजारों लोग किसके प्रदूषण के कारण मारे गए थे? 1952-53 में एक भयंकर स्मोग आया था लंदन में। ठीक है, तो जिसके प्रदूषण के कारण जो है बहुत सारे लोग जो है वहाँ मारे गए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रेट स्मोग। ग्रेट स्मोग, ग्रेट स्मोग जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो कोयले की धुंध, कोयले के जलने की वजह से भयंकर भारी प्रदूषण वहाँ पर हो गया था। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है जिसकी वायुमंडल में मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है? जिसके वायुमंडल में, ठीक है, जिसके है ये, जिसके वायुमंडल में जो है अधिक मात्रा में जो क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस पाई जाती है। तो आपका पता होगा आपको जो है सौरमंडल का सबसे जो गर्म ग्रह है वो है शुक्र। ठीक है, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा? वीनस यानी शुक्र। ठीक है, ये क्या होता है, क्योंकि इसकी सतह जो होती है खुरदरी होती है और यह सूर्य की जो गर्मी है उसको अवशोषित कर लेता है, जिसके कारण ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, जिसका औसत तापमान 464 डिग्री से भी अधिक हो जाता है कभी कभी। ठीक है, तो यहाँ पर CO2 बहुत भारी मात्रा में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शुक्र यानी वीनस। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। किस उत्सव के अंत में मुख्य रूप से मूर्ति विसर्जन की रस्म निभाई जाती है? कौन सा उत्सव है जिसमें मुख्य रूप से मूर्ति विसर्जन की रस्म निभाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन के हिसाब से गणेश चतुर्थी। ठीक है, गणेश चतुर्थी, गणेश चतुर्थी। ठीक है, इसका राइट आंसर है गणेश चतुर्थी। ठीक है, इसमें क्या होता है, जब ये उत्सव समाप्त हो जाता है तो अंतिम दिन जो है गणेश जी की मूर्ति को समुद्र में विसर्जित किया जाता है। ठीक है, क्या आपको पता है जो गणेश चतुर्थी है किसने शुरू की? गणेश चतुर्थी की जो शुरुआत है यानी जिसको सार्वजनिक रूप से मनाने का आह्वान किया, तो इसकी शुरुआत हुई थी 1893 में। इसके द्वारा बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने जो है इसको सार्वजनिक किया। ठीक है, इस त्यौहार को जो है, इस उत्सव को सार्वजनिक रूप से मनाना शुरू किया था
ब्रिटिश शासनकाल में। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। चक्रवात दाना जिसने अक्टूबर 2024 में भारत के पूर्वी तट यानी ओडिशा और पश्चिम बंगाल को प्रभावित किया था, उसका नामकरण किस देश ने किया था? ठीक है, इसको जो है चक्रवात दाना जो है, ये लिखा हुआ है चक्रवात दाना, तो ये किस देश ने इसको नाम दिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कतर। ठीक है, कतर देश ने जो है इसको नाम दिया था दाना। ठीक है, दाना, दाना क्योंकि एक अरबी शब्द है, इसका मतलब होता है उदारता या सुंदर मोती। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कतर। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम अपने आज के अंतिम क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें दिया है अधिकांश वेब ब्राउजर में जो डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज होता है वो कितना होता है? बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो फ़ॉन्ट का साइज कितना होता है? तो ये होता है 16 पी। ठीक है, तो इसका जो फ़ॉन्ट साइज होता है वो 16 होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? 16। एक क्वेश्चन कंप्यूटर से पूछा गया था। ठीक है, URL, ठीक है, URL की जो फुल फॉर्म पूछी गई थी, URL की फुल फॉर्म पूछी गई थी। ठीक है, ये अगर मैं बात करता हूँ तो ये आपको सर्च करना है, ये आपके होमवर्क के लिए क्वेश्चन। ठीक है, HW। और उसके बाद एक क्वेश्चन कंप्यूटर से और पूछा गया था, HTTP, इसकी फुल फॉर्म, ठीक है, ये भी आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है। ठीक, आपको ये कहीं से भी सर्च करके URL और HTTP की फुल फॉर्म जो है देखनी है और मुझे कमेंट करनी है। ठीक है, इनकी फुल फॉर्म क्या है? तो ये क्वेश्चन थे जो मुझे मिले 2 जनवरी की सेकंड शिफ्ट से। ठीक है, आपको देखकर आइडिया लग गया होगा कि आप अगर इस शिफ्ट में होते तो आप जो है कितने क्वेश्चन इसमें से अटेम्प्ट कर पाते इन क्वेश्चनों में से। ठीक है, तो चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।